टेक्सला से 4.3 किलोमीटर की दूरी पर एक 2000 साल से शायद पुराना शहर मौजूद है जिसका नाम सरकप है। इस शहर को पहली बार 1863 में अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। इसके बाद 1912 में जब जॉन मार्शल ने इस जगह को खोदा तो उसे पता चला ये शहर 3 दफा बना और 3 दफा तबाह हुआ। जॉन मार्शल ने यहाँ 1912 से लेकर 1930 तक रिसर्च की। इन 18 सालों में उसने इस सिटी के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से खोदकर बाहर निकाल लिया, जिससे देखकर उसके होश उड़ गए और वहाँ से ऐसी चीजें मिली जो आज भी दुनिया को हैरान कर रही हैं। जब जॉन मार्शल ने इस जगह पर अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली तो उसने इस शहर के एक कॉर्नर पर लोगों को दिखाने के लिए 3 लेयर्स को खोदा। इन लेयर्स में तीनों शहरों की बाकियत को देखा जा सकता है। पहली लेयर में स्क्वायर शेप के ब्लैक कलर के पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहली बार ग्रीक के लोगों ने इन पत्थरों से इस सिटी को बनाया था। 180 बीसी में क्रैप्टोबैक्टेरियन किंगडम, जो ग्रीक की एक स्टेट थी। ये स्टेट आज का सेंट्रल एशिया था। उस वक्त इस स्टेट के किंग डिटेरियस ने आज के पाकिस्तान पर हमला करके इस एरिया पर कब्जा किया, जिसके बाद उसने अपने लोगों के साथ मिलकर टेक्सला में पहली बार इस शहर को तामीर करवाया। फिर अल्लाह के हुक्म से यहाँ जल्जला आया और ये शहर तबाह हो गया। इसके सबूत आपको पहली लेयर में दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर आती है। ये लेयर अशोका के टाइम पीरियड को शो करती है। अशोका ने 227 बीसी में इस शहर को दोबारा तामीर करवाया। अशोका का जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 250 साल पहले का है। ये मौर्य सल्तनत का बहुत ताकतवर बादशाह था। इसका दौर 321 बीसीई से लेकर 185 बीसीई तक रहा। ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि अपने फादर की डेथ के बाद अपने फादर की जगह लेने के लिए इसने अपने 100 भाइयों को बुरी तरह से कत्ल करवा दिया और खुद बादशाह बन गया। इसकी हुकूमत आज के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान तक फैली हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त से लेकर आज तक ये हिंदुस्तान का वाहिद बादशाह था जिसने इतने बड़े एरिया पर हुकूमत की। इतने बड़े एरिया पर हुकूमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल और महंगा काम था। इसीलिए अशोका को ऐसी जमीनें चाहिए थी जिनसे इनकम ज्यादा से ज्यादा हो। इनमें से एक जगह थी कलिंगा। ये जगह साहिल के करीब मौजूद थी। लैंड के लिहाज से इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। इसीलिए इस जगह को हासिल करने के लिए उसने यहाँ के लोगों से जंग की। ये लोग भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सख्त मुकाबला किया। लेकिन अशोका ने ये जंग जीत ली और इस एरिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जंग में 1 लाख से शायद इंसान और जानवर मर चुके थे। इस चीज को देखकर अशोका बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो जंग तो जीत चुका था, लेकिन कत्लो गारत को देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ और फिर इसने हिंदू मजहब को छोड़ा और बुद्धिज्म में शामिल हो गया और कत्लो गारत को छोड़कर बुद्धिज्म की तबलीग करने लगा, क्योंकि वो सिद्धार्थ बुद्धा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। अपने दौर में उसने सरकप के शहर को ग्रीक के बाद दोबारा तामीर करवाया और सरकप से कुछ किलोमीटर दूर एक स्तूपा भी बनवाया जिसका नाम धर्माराजिका रखा गया। कहा जाता है इसका महल भी टेक्सला की जमीन के नीचे दफन है, जिसको अभी तक नहीं खोदा गया। अशोका की डेथ 232 बीसी में हुई। इसकी डेथ के बाद इसकी सल्तनत ज्यादा देर तक टिक ना सकी और कुछ ही सालों के बाद इसकी सल्तनत दुनिया से खत्म हो गई और ये शहर एक बार फिर से जल्जले से खत्म हो गया। इसके बाद पहली सेंचुरी बीसी में पार्थियंस ने इस सिटी को दोबारा से तामीर किया। उस वक्त पार्थियंस एम्पायर ग्रीक के बिल्कुल साथ मौजूद था, जो आज का ईरान है। उस वक्त पार्थियंस के बादशाह कोंडोफ्रीस ने इस शहर में कुछ हिस्से बनाए, जिनमें नाउस्पिला सूरज का मंदिर और 2 सरों वाला एक काप का स्तूपा शामिल है। कुछ देर के बाद व्हाइट हंस के लोगों ने पार्थियंस पर हमला कर दिया और इस पूरी सिटी को तबाह कर दिया। व्हाइट हंस के लोग 5वीं से 8वीं सदी में सेंट्रल एशिया में रहते थे। अगर आप अशोका पीरियड्स के ऊपर तीसरी लेयर को देखें तो इसमें पार्थियंस पीरियड के बाकियात मौजूद हैं। जॉन मार्शल ने जिस सिटी को जमीन से बाहर निकाला वो पार्थियंस पीरियड का सिटी है, यानी आखिरी सिटी। अभी भी ग्रीक और अशोका पीरियड के सिटीज जमीन के अंदर दफन है। अगर इस जगह को मजीद खोदा जाता है तो यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। इन तीनों लेयर्स के एक हिस्से को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीजें दीवार में धंसी हुई दिखाई दे रही होंगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दीवार में धंसी ये चीजें इंसानों की हड्डियां हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पूरी दीवार इंसानों की हड्डियों से भरी हुई है, जिनको आप अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। अगर इस जगह को खोदा जाता तो यहाँ से हजारों इंसानी ढांचे निकल आते
और यहाँ से लोगों के कटे हुए सर भी मिले थे। असल में मुकामी जुबान में सरकप का मतलब है सर काट देना। कहा जाता है कि सरकप शहर का बादशाह एक खेल का बहुत माहिर था। इस खेल में जो कोई भी मर जाता उसका सर काटा जाता। सरकप का बादशाह हर रोज लोगों को हिरा कर उनका सर काटता और खुश होता, जिसकी वजह से इस शहर को सरकप का नाम दिया गया। लेकिन एक दिन वो बादशाह राजा रसालू से हार गया। उस राजा ने इसका सर तो नहीं काटा, लेकिन उसने उस बादशाह को ये खेल खत्म करने का कहा, जिसके बाद ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये सिटी कई किलोमीटर तक बड़ी थी और इसके गिर्द एक बहुत बड़ी दीवार थी। इस सिटी के सेंटर में एक सड़क गुजरती है। अगर आप दोनों साइड पर शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इनमें सामने वाली साइड्स पर ज्यादातर शॉप्स हैं और उन शॉप्स के बिल्कुल पीछे घर हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे घर और शॉप्स का मालिक एक ही आदमी हुआ करता था। इनमें कुछ शॉप्स का साइज बड़ा है और कुछ शॉप्स का साइज छोटा है। सेम उसी तरह कुछ घरों का साइज बड़ा है और कुछ घरों का साइज छोटा है, जिससे पता चलता है कि इस वक्त के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इन शॉप्स को देखें, इनका साइज बाकी शॉप से बहुत ज्यादा छोटा है। असल में ये सुनार की शॉप्स थी। यहाँ लोग सोना बेचा करते थे। इन शॉप्स के आगे आपको एक पत्थर भी दिखाई दे रहा होगा जिसमें कुछ निशान बने हुए हैं। इन निशानों में लोग सोने और चांदी को बनाया करते थे। मैंने पीछे बताया था कि पार्थियंस ने यहाँ सूरज का मंदिर बनाया था। असल में वो एक वॉच थी जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सेंटर में एक पिलर हुआ करता था। जब सूरज की रोशनी इस पिलर पर पड़ती तो इसका शैडो इन निशानों पर पड़ता और हर निशान पर पिलर का शैडो 3 घंटों के लिए रहता। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस वॉच के सेंटर में खड़े होकर लोग सामने सूरज को देखते थे, जो सामने दिखाई देने वाले पहाड़ों से निकलता था और इसकी डायरेक्शन को देखकर वो दिन में टाइम का पता लगा पाते। इस वॉच के अलावा यहाँ पर एक स्तूपा है। इसे डबल हेड स्तूपा कहा जाता है। इसी स्तूपा को देखकर जॉन मार्शल को पता चला था कि यहाँ 3 पीरियड्स के सिटीज दफन हैं। अगर आप इस स्तूपा को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर ग्रीक के लोगों ने बनाया। ये स्ट्रक्चर अशोका ने बनाया, जिसमें एक ईगल बना हुआ है जिसके 2 सर हैं, और ये स्ट्रक्चर पार्थियंस ने बनाया। इन तीनों स्ट्रक्चर को देखकर जॉन मार्शल को पता चला कि यहाँ 3 सिटीज दफन हैं और इसने बहुत ज्यादा गहराई तक खोदा और इनकी बाकियात को निकाला। इसके बाद इस जगह को देख इसे स्तूपा का नाम दिया गया। ये लोग बुद्ध मत के मजहब को मानते थे। जब इस मजहब का कोई मजहबी बंदा, जिसे मॉन्क्स कहते हैं, वो मर जाता तो उसकी राख को यहाँ दफनाया जाता और फिर 3 पोसिस के स्टैचूज बनाकर इस स्तूपा के ऊपर रखे जाते, जिसके बाद लोग यहाँ आकर नाउस बिला इनकी पूजा करते। इसके अलावा इस चीज को देखें जिसकी शेप गोल है। ये भी एक स्तूपा है, लेकिन ये स्तूपा किसी के घर में बना हुआ था। जब इस जगह को खोदा गया तो यहाँ से एक लेडी का स्टैचू मिला, जिसकी पिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जगह को देखें, ये एक बहुत बड़ा तालाब था। ये तालाब शहर के सेंटर में बना हुआ है और इसके चारों तरफ रहने वाले लोग यहाँ नहाने आते थे। इसके बिल्कुल पीछे ये सर्कल बना हुआ है। असल में ये एक टेम्पल हुआ करता था जिसके ऊपर एक छत थी। इसके बाद इस जगह को देखें, ये जैन का स्तूपा था। जैन बुद्ध मत की एक शाख है। ये लोग नाउस बिला महावीर पर यकीन रखते थे। जब महावीर की डेथ हुई तो उसकी राख को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया और उसका एक हिस्सा इस स्तूपा में रखा गया। इसके बिल्कुल सेंटर में अम्ब्रेला की तरह 7 लेयर्स थी जो 7 स्काइज को शो करती थी। इसके बाद इस जगह को देखें, ये एक बादशाह का घर हुआ करता था। इसके अलावा इस जगह को देखें, कहा जाता है कि यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का महावरी आया था। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने शिर्क किया और अल्लाह ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। जॉन मार्शल के बाद 1944 और 45 में मोर्टिमर व्हीलर ने इस जगह को मजीद खोदा और इसे यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली। इनमें सबसे ज्यादा चीजें पार्थियंस के पीरियड की थी, उसके बाद अशोका पीरियड की चीजें थी और सबसे कम ग्रीक पीरियड की चीजें थी। इन सभी चीजों को टेक्सला म्यूजियम में रखा गया है, जिनको मैंने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। साथ ही धर्माराजिका जो सिरकप से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद है, जिसे अशोका ने बनाया था, उसे भी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था 1977 को। इसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम के बाहर वाले सियारों को स्टडी करना था, खास तौर पर जुपिटर और सैटर्न को। शुरू में साइंसदान का ख्याल था कि ये मिशन सिर्फ 5 सालों तक चलेगा, लेकिन 49 साल गुजर जाने के बाद आज भी ये सही से काम कर रहा है। 49 सालों में इसने बहुत सारी डिस्कवरीज की,
इसने जुपिटर और सैटर्न की बहुत सारी तस्वीरें खींची, जिनको आप नासा की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसने जुपिटर के कई नए मून्स को फाइंड किया, जिनमें एक मून आयो है। इसने इस चांद की बहुत सारी तस्वीरों को जमीन पर भेजा, जिससे साइंसदान को पहली बार पता चला कि इस चांद पर एक्टिव वोल्केनोस है। इसके अलावा इसने यूरोपा मून पर लकीरों जैसे स्ट्रक्चर्स देखे, जिनसे ये इशारा मिला कि उसकी बर्फानी सतह के नीचे एक छुपा हुआ समुद्र मौजूद हो सकता है। और इसने ये भी पता लगाया कि गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। साथ ही इसने जुपिटर के गिर्द एक नया रिंग फाइंड किया। इस रिंग को जमीन से नहीं देखा जा सकता और ये पहली बार था कि हमें पता चला कि जुपिटर के गिर्द भी रिंग मौजूद है। इसी स्पेसक्राफ्ट की वजह से हमें पता चला कि जुपिटर पर जो लाल निशान है, असल में ये बहुत बड़ा तूफान है जो पिछले 350 सालों से मुसलसल चल रहा है। इसके बाद ये सैटर्न के करीब से गुजरा। इसने सैटर्न के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया और इसके रिंग्स में मौजूद गैप्स और लहरों को डिस्कवर किया, जिनको आज भी देखा जा सकता है। इसके अलावा इसने टाइटन के मोटे एटमॉस्फेयर के अंदर ये सजेस्ट किया कि इस चांद की सरफेस पर लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हो सकते हैं। बाद में दूसरे मिशन से इस बात को साबित किया गया। इसने सैटर्न के गिर्द नए मून्स को भी फाइंड किया। इसके बाद ये किसी भी सितारे के पास नहीं जाने वाला था। अब इसका मिशन हीलियोस्फीयर की तरफ जाकर सोलर सिस्टम से बाहर निकलना था। जब ये सोलर सिस्टम से थोड़ा दूर गया तो इसने पीछे मुड़कर एक तस्वीर खींची, जिसमें सभी सितारों की इमेज को आप देख सकते हैं। इसमें हमारी जमीन की भी तस्वीर थी, जिसे पेल ब्लू डॉट का नाम दिया गया। दूसरी तरफ वोयेजर 2 यूरेनस पर पहुंचा और फिर नेपच्यून पर। जिस वक्त ये नेपच्यून पर पहुंचा तो उसे लॉन्च हुए 12 साल हो चुके थे। फिर ये नेपच्यून से आगे कीपर बेल्ट की तरफ गया। कीपर बेल्ट में बहुत सारे बर्फ से बने हुए ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जो नेपच्यून से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैले हुए हैं। इस बेल्ट को क्रॉस करने के बाद ये भी वोयेजर 1 के पीछे हीलियोस्फीयर की तरफ बढ़ने लगा। अब यहाँ सवाल आता है कि ये हीलियोस्फीयर क्या है। सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स 18 अरब किलोमीटर दूर जाकर रुक जाती हैं और सूरज के चारों तरफ एक बबल बनाती हैं, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। इससे आगे इंटरस्टेलर स्पेस का एरिया शुरू हो जाता है। ये बबल एक शील्ड की तरह काम करता है। सोलर सिस्टम से बाहर बहुत सारे कॉस्मिक रेस और रेडिएशंस है और ये बबल उनको अंदर आने से रोकता है। 2012 में वोयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो गया और ये पहली बार था जब इंसान का बनाया हुआ स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम से बाहर चला गया। इसके बाद 2018 में वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने हीलियोस्फीयर को पार किया और अब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। इस वक्त ये स्पेसक्राफ्ट हमसे 154 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। ये डिस्टेंस 14.4 बिलियन माइल्स बनता है और ये आउट क्लाउड की तरफ जा रहा है। आउट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द एक बहुत बड़ी बेल्ट है, जिसमें अरबों खरबों बर्फ से बने हुए ऑब्जेक्ट मौजूद है। इस तस्वीर में ये हमारा सोलर सिस्टम है और इसके गिर्द ये चीज आउट क्लाउड है। साइंसदान के मुताबिक 300 सालों बाद ये आउट क्लाउड के पास पहुंच जाएगा और इससे बाहर निकलने में इसे 30,000 साल लग जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मजीद 10,000 सालों बाद ये एक रेड ड्वार्फ स्टार गलीज 445 के करीब से गुजरेगा और फिर ये स्पेसक्राफ्ट मिल्की वे गैलेक्सी में घूमता रहेगा। अब बात करते हैं उन सिग्नल्स की जिनको इसने जमीन पर भेजा है। मई 2022 में नासा ने नोट किया कि वोयेजर 1 ने अजीबोगरीब डेटा जमीन पर भेजना शुरू कर दिया। साइंसदानों ने सोचा शायद ये खराब हो चुका है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। मसला सिर्फ AACS सिस्टम के डेटा में है। AACS का मतलब ये है, ये सिस्टम स्पेसक्राफ्ट की स्पेस में डायरेक्शन को कंट्रोल करता है और इसके एंटीना को जमीन की तरफ सीधा रखता है ताकि कम्युनिकेशन बरकरार रहे। लेकिन अब उसका सिस्टम ये नहीं बता रहा कि वो जो स्पेसक्राफ्ट किस पोजीशन में है, यानी इससे आने वाले सिग्नल का मतलब है कि प्रॉप की डायरेक्शन गलत हो चुकी है। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके मुताबिक एंटीना का सिग्नल बिल्कुल ठीक जमीन की तरफ आ रहा है। इस मसले की वजह से कोई इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ और ये स्पेसक्राफ्ट सेफ मोड में नहीं गया। तो फिर सवाल ये है, आखिर ये हो क्या रहा है। इस प्रोजेक्ट की हेड ने कहा है कि ये मसला इतना भी हैरान कुन नहीं है, क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट 45 साल पुराना हो चुका है और इस वक्त ये इंटरस्टेलर स्पेस यानी सोलर सिस्टम से बाहर है। यहाँ रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है।
आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर कभी नहीं गया। नासा के साइंसदानों ने कहा है कि वो वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से आने वाले डेटा को बहुत गौर से मॉनिटर करते रहेंगे जब तक मसले की असल वजह समझ नहीं आ जाती। अगर मसला समझ आ गया तो टीम उसे ठीक करने की कोशिश करेगी और अगर नहीं हुआ तो उनको नए हालात के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मसला सिर्फ समझना ही नहीं, टाइम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वॉयेजर से सिग्नल जमीन तक पहुंचने में 20 घंटे और 33 मिनट लगते हैं और जवाब वापस भेजने में भी इतना ही टाइम लगता है। लेकिन वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो भी इंटरस्टेलर स्पेस में है और जमीन से 12 बिलियन माइल्स दूर है और इस वक्त ये दोनों स्पेसक्राफ्ट नए सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं WASP-12B की, जो हमारी जमीन से 100 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसे जहन्नमी सियारा कहा जाता है। इसका साइज जुपिटर के साइज से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। करीब होने की वजह से इसका स्टार इसे अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इसकी शेप एक रग्बी बॉल जैसी या एक अंडे जैसी हो गई है। इसकी हैरान करने वाली बात यह है कि इसका स्टार इसे खा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। करीब होने की वजह से इसका स्टार इसे तो अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये इसके एटमॉस्फेयर को भी अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से ये सियारा वक्त के साथ साथ खत्म होता जा रहा है। ये हर एक सेकंड में 1000 पिरामिड के बराबर मास को खो रहा है। अगर गलती से हमारे कोई स्पेसक्राफ्ट इसके अंदर गिर जाए तो इसकी खतरनाक रेडिएशंस उसे कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देगी, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में हर तरफ आग ही आग है। इस सियारे के ऑर्बिट का साइज सिर्फ 10 किलोमीटर है। साइंसदान का कहना है कि ये सियारा कुछ ही सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इस वक्त वहाँ के नज़ारे किसी जहन्नम से कम नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं TOI 2109b की, जो हमारी जमीन से 860 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये सियारा जुपिटर से 5 गुना ज्यादा भारी है। ये सियारा भी WASP-12b की तरह अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। ये इतना ज्यादा करीब है कि ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर जमीन के 16 घंटों में कंप्लीट करता है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये बहुत ज्यादा तेज मूव कर रहा है, यानी ये 750 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने स्टार के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है और ये कायनात का पहला ऐसा सियारा है जो अपने स्टार के गिर्द इतनी तेज रफ्तार से ऑर्बिट कर रहा है और वक्त के साथ साथ ये अपने स्टार के करीब जा रहा है। साइंसदान का कहना है कि ये कुछ ही सालों में अपने स्टार से टकरा कर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।